जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु ITI केवलारी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिमिट सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट 3 के बारे में समझाने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 है ना, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, इसके तहत अपना ये पेपर लिया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ये आपको बताता हूं मैं। पहली है, टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने सही आंसर को चूज करना है। दूसरा है, सभी प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे। और तीसरा है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जहाँ चाहें आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको प्रत्येक पेपर में बताता हूँ, है ना, कि जब भी हमने प्रश्न पत्र सॉल्व करना है तो हमको जो है बिल्कुल प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, अपना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना। आपके पेपर बहुत सरल आएंगे। और जैसा कि अपना नीमी ने जो ये क्वेश्चन पेपर जारी करी है, ये बता रही है कि हम किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल हो सकता है ये प्रश्न भी आ जाए, हो सकता है इसी प्रकार के प्रश्न आए। तो आप बिल्कुल तैयारी करो, ये प्रश्न भी आ सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक अलोहो फिलर का उपयोग करती है। विच टाइप वेल्डिंग यूसेस ए नॉन फेरस फिलर विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री देन बेस मेटल। तो अभी ये पूछ रहे कि, है ना, यहाँ पे हमने देखना 450 डिग्री में अपन क्या करते हैं यहाँ पे। तो आपने, है ना, शुरुआत में ये चैप्टर पढ़े होंगे सोल्डरिंग ब्रिजिंग के। अपना जब आपकी कक्षाएं चालू हुई होंगी तो आप उनको याद करो। तो यहाँ पे ब्रिजिंग है, सोल्डरिंग है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग है। तो अभी आपको ये समझना है, नहीं समझ पे आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आपको आर्क, है ना, गैस वेल्डिंग में अपन जो फ्लेम बनाते हैं, तो सबसे कम तापमान वाली फ्लेम अपनी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है, समथिंग 2800 से 3000। ठीक है, तो आप देख लो 2800 से 3000 है, तो वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। आर्क वेल्डिंग में तापमान कितना होता है, इसका भी 3600 से 4000 जो अपनी आर्क का तापमान होता है। सोल्डरिंग का होता है 450 से नीचे, ब्रिजिंग का होता है 450 से ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ब्रिजिंग आएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये सब चीज़ें समझना है और समझ के फिर आंसर देना। ये नहीं कि यार अपन कहीं भी कुछ भी आंसर दे दें और बाद में फिर, है ना, गलत हो जाए अपन से, तो जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर अपने क्या आएगा, ब्रिजिंग। ठीक, अभी हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो अभी हमारा अगला ऑप्शन क्या है, प्रश्न नंबर 2। तो किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल्स, है ना। तो अभी यहाँ पे आपने सारी वेल्डिंग प्रक्रियाओं की स्टडी की होगी, तो अभी आप यहाँ पे अंदाज लगाएं, देखें भैया यहाँ पे कौन सा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है ब्रिजिंग, दूसरा है सिम वेल्डिंग, तीसरा स्पॉट वेल्डिंग और चौथा है फ्यूजन वेल्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या है, इसका आंसर है ब्रिजिंग। अपना क्या है, ये ब्रिजिंग, है ना। इससे अपन क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग धातुओं को, है ना, एक साथ जोड़ सकते हैं और मजबूत जोड़ बना सकते हैं। तो ब्रिजिंग से बहुत मजबूत जोड़ बनता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर डबल बेवल बट ज्वाइंट, है ना, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर अपना क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, अपना जो सिंगल बेवल में जो अपन नहीं एक प्लेट को वैसे रखते हैं, दूसरी प्लेट की घिसाई करते हैं, वो अपन कितने में करते हैं, 45 डिग्री में करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो आपने कैल्शियम कार्बाइड देखा होगा अपने अपनी ITI में, है ना, आपने जो जनरेटर के साथ वेल्डिंग की होगी, तो आपको पता होना चाहिए, वो पता होगा, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा। इसका पहला ऑप्शन है डार्क रेड, दूसरा है डार्क ग्रे, तीसरा है डार्क ब्लू और चौथा है डार्क येलो। इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना, डार्क ग्रे। ये क्या हो, ग्रे कलर का होता है। ठीक है अपना, ठीक। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या ना शुरू से ही पढ़ा होगा, आपका केमिस्ट्री में होगा आपका कि भाई O2 का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है ये, O2 अपना, है ना, O2 अपन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। समझ गए, C2 नहीं है, H2 नहीं है, C2H2 नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है। अब इसको उल्टा कर दिया
कि एसिटिलीन गैस काय में घुलती है, तो एसीटोन में घुलती है। तो हमें उल्टा पूछ ले कि एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है, विच गैस इज डिजॉल्व्स इन एसीटोन लिक्विड, है ना। तो एसीटोन अपना एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है अपना, ठीक है। तो अपने हाइड्रोकार्बन को भी याद रखना, ठीक है। अपना हाइड्रोकार्बन है, ये वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, और अपना चौथा क्या है यहाँ पे, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस क्या होती है, अपना एसीटोन में घुलती है ना। इसी के कारण से अपन क्या बोलते हैं, जो अपना एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसे अपन डीए सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीए सिलेंडर, डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। समझ गए ना। तो अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है, विच गैस इज सपोर्ट्स टू कंबशन टू फ्यूल्स, है ना। तो जो ईंधन गैसें होती है, या जो ईंधन होता है ना। तो अपन ने आग चैप्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा अपन ने, आग क्यों जलती है, इसके 3 कारण है। क्या क्या है, अपना ईंधन, है ना, ऑक्सीजन, और क्या अपना ताप, या ईंधन, हवा और ताप। तो हवा का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, हवा नहीं, वो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन का एक जीवनदायिनी गैस है जो जीवन देती है, इंसान को भी जीवन देती है, आग को भी जीवन देती है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अपना आग नहीं जलेगी। यह एक सहायक गैस है, ठीक है। ये आग की मित्र है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर अब क्या होगा, अपना ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बिना जो है आग का जलना नामुमकिन है, ठीक। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए एक चिन्हित भाग का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एक्स भाग दिखाया गया है, एक्स भाग, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यदि आपने स्टील सिलेंडर देखा है और इसके बारे में आपने पढ़ा है, स्टडी करी है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक होल रहता है सिलेंडर में, और यहाँ पर एक ऐसी धातु लगाई जाती है जिसका गलनांक 98 से 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और जब कभी ये मान लो जहाँ पे ये सिलेंडर लगे हैं वहाँ पे आग लग जाती है, और तापमान जब बढ़ता है, वो तापमान जैसे 98 डिग्री से ऊपर पहुँचता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो धातु है वह पिघल जाती है, और क्या करती है, इसके अंदर की जो गैस को बाहर निकाल देती है, और सिलेंडर को फटने से बचा लेती है। यदि अपन ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए या ये धातु नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये सिलेंडर फटेगा बुरी तरीके से और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। समझ गया ना। तो दुर्घटना से बचने के लिए, है ना, तो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लगाया है, ये सेफ्टी प्लग लगाया। क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी प्लग। क्या बोलते हैं अपन, सेफ्टी प्लग बोलते हैं ना। तो अब इसके अपन 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला है सुरक्षा मूल्य, दूसरा है आउटर केसिंग, तीसरा बॉडी सपोर्ट, चौथा है ऑक्सीजन आउटलेट, है ना। तो अपन ने क्यों लगाया है, सुरक्षा के लिए। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या रहेगा, अपना सुरक्षा मूल्य क्या रहेगा अपना, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही सरल है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। ब्लू, नीला, ब्लैक, काला, येलो, पीला, मैरून, है ना, मैरून कलर का होता है। तो इसका सही आंसर क्या है अपना, ये मैरून कलर का होता है। ये तो सभी को याद होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, मक्खन क्वेश्चन बोलते हैं ना अपन, वो है ये, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है। फिर एक और सिलेंडर आ गया। तो अभी इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये है ना। तो ये अपना क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है ये, है ना, ये इसका वाल्व है, ठीक है। ये बाहर वाला इसका सेफ्टी गार्ड है। आपसे पूछ लेगा एक्स भाग का नाम बताइए, तो क्या है, सेफ्टी गार्ड, बीच में वाल्व है अपना, है ना, और ये सिलेंडर है अपना, ठीक है। यदि इसके सुरक्षा मूल्य पूछता है तो यहाँ पर क्या है, एक दाब डिस्क लगी होती है। ऑक्सीजन में क्या लगी होती है, एक दाब डिस्क, जो कि कभी ऐसा आग लगने में या कहीं सिलेंडर अपना फंस जाए तो उसके अंदर यदि अपना तापमान बढ़ता है और हवा का प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, वो दाब डिस्क फट जाती है, और यहाँ भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर को फटने से बचा लेती है। याद रखना, समझ गए ना। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पूछा है, और मैंने आपको, यदि आपके इसके अंदर एक्स भाग का नाम पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होती है, दाब डिस्क, है ना, इसके जो वाल्व के पास लगी होती है। समझ गए ना, जो अधिक प्रेशर होने पे फट जाती है, ठीक है। तो अपना ये इसका प्रश्न नहीं था, प्रश्न इसका ये है कि कौन सा सिलेंडर है, तो कौन सा है ये, है ना। अभी हम 4 ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा सिलेंडर है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम शोन इन फिगर। यहाँ पे एक आपको सिस्टम दिखाया गया है, एक प्रणाली दिखाई गई है। अब ये कौन सी दाब प्रणाली है ना। तो आपने पढ़े होंगे अपनी ITI में, जब आपने गैस वेल्डिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अपने पास नहीं कितने प्रकार के गैस वेल्डिंग प्लांट होते हैं,
तो ये दो प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर वेल्डिंग प्लांट और लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट। तो हाई प्रेशर वेल्डिंग प्लांट में क्या होता है, जहाँ पे दोनों गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के माध्यम से ली जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों गैसें अपन किसके माध्यम से ले रहे हैं, सिलेंडर के माध्यम से ले रहे हैं। तो ये कौन सा प्लांट होगा अपना, अभी हम इसके ऑप्शन में देखते हैं, लो प्लांट, हाई प्लांट, नॉर्मल प्लांट और मीडियम प्लांट। तो ये अपना क्या है, हाई प्लांट। यहाँ पे हाई लिख दिया, प्रेशर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आंसर आएगा अपना हाई। क्या आएगा, हाई। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम शोन इन फिगर। चित्र में दिखाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है। फिर दूसरी प्रणाली आ गई, तो अपन एक प्रणाली देख ली, अब ये दूसरी प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो ऑक्सीजन गैस कहाँ से ले रहे हैं, सिलेंडर के माध्यम से, और दूसरी एसिटिलीन गैस कहाँ से ले रहे हैं, जनरेटर के माध्यम से। तो ये अपना कौन सा प्लांट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं अभी अपन। ऑप्शन 1 क्या है, कम, है ना, 2 है उच्च, तीसरा है सामान्य और चौथा है माध्यम। ठीक है, तो क्या हो गया अपना ये कम, लो, है ना। ठीक है, हाँ समझ गए। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक क्या है, क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द वेल्डिंग टेक्निक शोन इन फिगर। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है बिल्कुल अपना, क्या है कि यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, प्लेटों को हमने क्या करा है, वी शेप में ग्रूव किया हुआ है, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो वेल्डिंग हमने कहाँ से चालू करी है, अब ध्यान से देखो, तो वेल्डिंग हमने इसके दाहिने सिरे से चालू करी है। जब हम दाएं से वेल्डिंग करते हुए बाएं की तरफ जाते हैं तो यह कहलाती है लेफ्ट वर्ड, और जब बाएं से वेल्डिंग करते हुए दाएं की तरफ जाते हैं तो यह कहलाती है राइट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लो पाइप का एक सिंबल बना हुआ है और अपनी एक फिलर रॉड बनी हुई है, और यहाँ पर देखो देखो ना 2 तीर बने हुए हैं, इन तीरों को आप ध्यान से देखो, तो ये दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं। तो कौन सी तकनीक हुई अपनी, ये लेफ्ट वर्ड, है ना। बिल्कुल शांति से सोचो, ठंडे दिमाग से आपको पता लग जाएगा, और ये प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। अभी लेफ्ट वर्ड पूछा है, हो सकता है आपको मेन एग्जाम में राइट वर्ड पूछ ले, हो सकता है यही पूछ ले। ठीक है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में जो है ये चित्रों वाले प्रश्न जो है बहुत तभी अधिक आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन चित्रों पे ध्यान देना है और इन चित्रों को पहचानना है। तो यहाँ पे अब कौन सी तकनीक है, अभी हम चलते हैं लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, बैकवर्ड, अप टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पे कौन सी आएगी अपना लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द एंगल ऑफ ब्लो पाइप इन लेफ्ट वर्ड टेक्निक। अब इसने यहाँ पे एंगल पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, एंगल, है ना। अब क्या पूछा, ब्लो पाइप का कोण, है ना। ब्लो पाइप देखो अब इस चित्र में हम देखते हैं, ब्लो पाइप अपना कौन सा, ये वाला है ना, जो सीधा है, ये ब्लो पाइप है, ये फिलर रॉड है, इसका एंगल क्या है। ठीक है, तो इसी तकनीक में पूछा है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर अवश्य दे पाएंगे, और नहीं पढ़ा है तो आपको हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, पहला है 30 से 40 डिग्री, दूसरा है 50 से 60, तीसरा है 60 से 70 डिग्री, और चौथा है 80 से 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है अपना 60 से 70 डिग्री। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में दिखाए गए ब्रिजिंग का नाम क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ द ब्रिजिंग शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है और एक यहाँ पे एक ब्रिजिंग की विधि दिखाई गई है ना। तो ब्रिजिंग की भी बहुत सारी विधियाँ हैं, टॉर्च के द्वारा, है ना, अपन ऑक्सीजन स्टीलिंग वेल्डिंग में टॉर्च के द्वारा भी ब्रिजिंग करते हैं, उसको अपन टॉर्च ब्रिजिंग बोलते हैं। एक इंडक्शन ब्रिजिंग होती है, ठीक है, एक फर्नेस ब्रिजिंग होती है। इस तरीके से ब्रिजिंग की बहुत सारी यहाँ पे है। तो आपने अब यहाँ पे उन्होंने चित्र दे दिया, क्या दे दिया, चित्र दे दिया कि भाई अब ये कौन सा ब्रिजिंग का चित्र है। तो आप अपनी बुक्स में जितने भी चित्र दिए हैं उन सभी चित्रों को देख लें, ये भाई ये कौन सी ब्रिजिंग है, ये कौन सी ब्रिजिंग है, ये कौन सी ब्रिजिंग है ना। तो आपको चित्र देख के पहचानना है कि ये कौन सी ब्रिजिंग है। मैंने तो पहचान लिया, अब आप पहचानो, नहीं पहचाने तो अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है डीप ब्रिजिंग, दूसरा है टॉर्च ब्रिजिंग, तीसरा है फर्नेस ब्रिजिंग और चौथा है इंडक्शन ब्रिजिंग। तो अब ये जो दिख रहा है आपने को ये कौन सा है, फर्नेस ब्रिजिंग। यहाँ पे फर्नेस बने हुए हैं और हमको जिन धातुओं को ब्रिजिंग करनी होती है ना, तो 2 अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, उनको आपको ब्रिजिंग के माध्यम से जोड़ना है। तो हम उन धातुओं को यहाँ पे रख के उनके जहाँ पे जोड़ लगाना वहाँ पे फ्लक्स रख के इसको कहाँ रख देते हैं, अपन फर्नेस में रख देते हैं, और एक निश्चित तापमान तक इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो दोनों पार्ट्स आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फर्नेस ब्रिजिंग। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डीप ब्रिजिंग, टॉर्च, फर्नेस, इंडक्शन। तो क्या इसका आंसर है अपने यहाँ पे फर्नेस। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट द नंबर ऑफ पिन होल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। दोष का क्या नाम है, सतह पर बनने वाले पिन होल की संख्या। पहला है स्पैटर, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा ब्लो होल
और चौथा है के द्वारा जलना। क्या बोल रहा है ये? के द्वारा जलना। तो अभी दोष का नाम क्या है? जिसमें पिन होल होते हैं, है ना। तो जहाँ पे पिन होल होते हैं उसको अपन बोलते हैं पोरोसिटी, और जहाँ पे पिन होल नहीं होते हैं, बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्लो होल। ठीक है, ठीक है। और जब, है ना, तो यहाँ पे पूछ रहे दोष का नाम क्या है? पिन होल की संख्या। ठीक है, पहला स्पेटर, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा ब्लो होल और चौथा के द्वारा जलना। तो आंसर क्या आएगा इसका? अपना पोरोसिटी। क्या आएगा? अपना पोरोसिटी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नीचे। फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है ना। अब देखो यार कितना सरल क्वेश्चन है ना। फ्लैट का क्या प्रतीक? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्लैट और डाउन हैंड पोजीशन, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का, फ्लैट डाउन हैंड एक ही पोजीशन है। तो यहाँ पे दिया पहले पे एफ पी, है ना। अब एफ पी का फुल फॉर्म क्या होगा अपना? फ्लैट पोजीशन। एच पी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वी पी वर्टिकल पोजीशन, ओ एच पी ओवरहेड पोजीशन, है ना। तो सिंपल यार, बहुत ही सरल। क्या आएगा अपना? एफ पी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो? आर्क ब्लो का प्रभाव क्या होता है ना। आर्क ब्लो, सबसे पहले हमें आर्क ब्लो को समझना है कि आर्क ब्लो क्या होती है। तो आर्क ब्लो क्या होता है? या डीसी वेल्डिंग का दोष है। जब हम डीसी वेल्डिंग मशीन में लंबे समय तक वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उससे क्या होता है? आर्क अपने पथ से भटक जाती है। अपने पथ से भटकना मतलब वो कहीं विदेश नहीं चली जाती है, वो जहाँ पे वेल्डिंग करना उसके दाएं बाएं चलती है, जहाँ वेल्डिंग करना वहाँ पे नहीं चलती है। तो उससे क्या होगा अपना? वहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा अपना, और जब फ्यूजन नहीं होगा तो वहाँ पे वेल्डिंग नहीं होगी अपना। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कम स्पेटर, खराब फ्यूजन, अच्छा वेल्ड, अच्छा पेनिट्रेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना? खराब फ्यूजन, है ना। वहाँ फ्यूजन नहीं होगा अपना, क्योंकि जब आर्क वहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं करेगी, आर्क तो भटक रही है अपने बाएं दाएं, अपने पथ से भटक रही है, तो क्या होगा वहाँ पे? खराब फ्यूजन। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। अभी ये क्या बोल रहा भाई? व्हाट इज कॉल्ड द वेल्डेड जॉब टू चेंज इट्स साइज एंड शेप परमानेंटली? वेल्ड जॉब को उसके आकार और आकृति को स्थायी रूप से बदलने के लिए क्या कहा जाता है? वेल्ड जॉब को उसके आकार, देखो ना, आकार और आकृति को स्थायी रूप से बदलने के लिए क्या कहा जाता है? बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन है इसने, है ना। आम आदमी जो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि जब अपन कोई जॉब बना रहे हैं ना, तो उसकी जो, है ना, विकृति कह सकते हैं, वो स्थायी रूप से विकृत हो जाएगा अपना, है ना, यदि हमने उसको सही तरीके से वेल्ड नहीं किया। जैसे हमको सी क्लैम्प का यूज़ करना चाहिए, हमने नहीं किया, हमने करंट ज़्यादा कर दिया, ठीक है, या एक ही रन में अपना 4 mm 6 mm की रॉड लगा के एक ही रन में वेल्डिंग मार दिया, ठीक है, तो क्या होगा अपना? वो विकृत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब यहाँ पे अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है आर्क ब्लो, दूसरा आर्क की लंबाई, तीसरा विरूपण और चौथा पेनिट्रेशन। इसका आंसर क्या आएगा अपना? विरूपण। स्थायी रूप से विकृत हो जाएगा ना अपना, वो, है ना, स्थायी रूप से बदल जाएगा, उसकी आकृति स्थायी रूप से बदल जाएगी, जैसा हम चाहते थे वैसे ही बनेगी, किसी और प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझना है। नहीं समझ पे आता है तो देख लो, यह भी आपको आ सकता है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखो जस्ट इसके आगे उसी प्रकार का क्वेश्चन, विकृति कितने प्रकार की है ना। पहले विकृति दे दी उसने अपना, अब अपन ने आंसर दे दी विकृति, तो अब देखो उसकी कितने प्रकार की होती है। तो सभी को पता है विकृति अपनी लंबाई में होती है, विकृति अपनी चौड़ाई में होती है, विकृति अपनी कोणीय होती है। कितनी हो गई? 1 2 3। अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है ना 4, और फिर क्या है अपना 5। तो सही आंसर क्या अपना इसका है 3। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या है? व्हाट इज द लेटर H इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रोड कोडिंग? ठीक है, तो अभी H से हम क्या समझते हैं? आपने इलेक्ट्रोड कोडिंग का चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पे नहीं आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, E मिलेगा, S मिलेगा, H मिलेगा, तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो H पूछ रहा है, अब H का अर्थ क्या निकलेगा अपना? तो पहला है हाइड्रोजन नियंत्रित, दूसरा है इलेक्ट्रोड दक्षता, तीसरा है करंट स्थिति और चौथा है रेडियोग्राफिक गुणवत्ता। तो H क्या इंडिकेट करता है अपने को? हाइड्रोजन नियंत्रित। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, MS पाइप के 2 प्रकार क्या हैं? ठीक है, पहला है फोर्ज पाइप, रोल्ड पाइप, दूसरा है स्ट्रिप रोल्ड मोल्डेड पाइप, तीसरा है बैंड शीट पाइप, हार्ड फोर्ज और चौथा है सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप।
ठीक है। तो एमएच पाइप के दो प्रकार के हैं, यदि आपने पढ़ा हो तो उसका सही आंसर क्या है अपना, सीमलेस पाइप और ये बोलते हैं ना रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप। ठीक है, तो अच्छे से बेटा पढ़ाई करो और बढ़िया बढ़िया आंसर दो, अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी हम चलते हैं आगे। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन? वेल्डिंग मशीन में एसी को डीसी से यहाँ पे कन्वर्ट कौन करता है? तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, तो इसका पहला है रेक्टिफायर सेट, दूसरा है मोटर जनरेटर सेट, तीसरा है इंजन जनरेटर सेट और चौथा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर है रेक्टिफायर सेट। एक यही है जो एसी से डीसी में विद्युत को परिवर्तित करता है, याद कर लो, रेक्टिफायर सेट, रेक्टिफायर सेट, रेक्टिफायर सेट। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ना? वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल आर यूज टू मेक वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप? ठीक है, तो लोहे का किया जाता है, पीतल का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, या तांबा मिश्र धातु का किया जाता है, कॉपर एलॉय का किया जाता है? तो ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना, तांबा मिश्र धातु कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है अर्थ क्लैंप बनाने के लिए। अब आपसे पूछ सकता है होल्डर के लिए, तो होल्डर में भी क्या होता है अपना, तांबा मिश्र धातु होती है। ठीक है अपना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये नहीं कि आपसे ये अर्थ क्लैंप पे पूछेगा, होल्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 25। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? विच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन? है ना, समझ गया ना, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो अलग अलग मेटल में अलग अलग प्रकार की ध्रुवता जो है डीसी वेल्डिंग में उपयोग की जाती है। ठीक है, डीसी वेल्डिंग में ध्रुवता होती है, पोलरिटी, है ना, समझ गया ना, पोलरिटी काय में होती है डीसी वेल्डिंग में, उसमें दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस, तो हम उसके पोल को चेंज करके वेल्डिंग करते हैं, वही पोलरिटी है। ठीक है, रिवर्स पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी, समझ गया ना। तो अभी ये पूछ रहा कास्ट आयरन में, तो कास्ट आयरन में अपन यदि अपन डीसी वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम किस ध्रुवता का प्रयोग करेंगे? तो इसका चार्ट है आपकी बुक में है, आप उस चार्ट को देख लें। ठीक है, और तैयारी कर लें अपना, क्योंकि आपसे किसी भी धातु के बारे में पूछा जा सकता है कि किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। पहला है रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर, विपरीत ध्रुवता, सीधी ध्रुवता। तो इसका आंसर क्या है अपना, विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलरिटी। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में रिवर्स पोलरिटी का उपयोग किया जाता है। अभी हम चलेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ, है ना। अभी देखो ये आ गया है 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? यह बिल्कुल आसान प्रश्न नहीं है ना। इतनी गहराई से हमारे वेल्डिंग के बच्चे मुझे लगता है कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर गलती करके आते हैं। तो अभी अपने को नहीं, मैंने हिंट दे दी है कि मैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछने वाली हूँ, तो आप इस हिंट को समझ जाओ। और अभी जो है ना अपनी बुक को खोलो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कितनी मोटी प्लेट में अपन कितने नंबर का नोजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप उसमें देखो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या दिया है, 5, 2 में 7, 3 में 10 और 4 में 13। तो अपन क्या है 3.15 mm मोटी दीवार के साथ क्या करते हैं, 7 नंबर नोजल का प्रयोग करते हैं। नोजल का चयन प्लेट की मोटाई के आधार पर किया जाता है, या पाइप है तो पाइप की जो है ना, पाइप की जो मोटाई रहती है, ठीक है, उसके आधार पर इसका चयन किया जाएगा, है ना। व्यास की नहीं, अपना व्यास मतलब पूरे पाइप का व्यास हो गया, जो उसमें प्लेट लगी है ना, जिससे पाइप बना है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी मोटाई देख के अपन क्या करेंगे, नोजल का साइज का चयन करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 7। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए? ठीक है, व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग? अभी जो है हमारे जो एमपी के स्टूडेंट है अपना, इन्होंने भी हमारा वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का एक हमारे आईटीआई में कंपटीशन आयोजित किया गया था। तो उसमें अपने को ये पेपर आया था, कौन से वाला, सिंगल बेवल, है ना, प्रैक्टिकल में आया था। सिंगल बेवल आपको वेल्ड करना है 2 प्लेटों को अपना, ठीक है, तो आपने किया है। तो बेवल में क्या किया अपन ने, एक प्लेट को वैसे ही रखा और दूसरी प्लेट को हमने कितने में ग्राइंड किया था, है ना, 45 डिग्री में किया था ना अपन ने, घिस के फिर उसको टैग करके बढ़िया फिर सीक्लेम में बांध के हमने वेल्डिंग किया था। सभी स्टूडेंट ने किया होगा ना अपना, ठीक है। तो वो बेवल होता, तो वो कितना होता है 45 डिग्री का अपना, है ना। तो अभी हम यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं, 30 डिग्री से 35 डिग्री,
40 डिग्री से 45 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री, 70 डिग्री से 75 डिग्री। सही आंसर क्या है इसका अपना 40 से 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान से प्रश्न देख लो, गलती नहीं करना है। अभी चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 28 है ना। 50 mm J, अब क्या पूछ रहा है 50 mm J पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं, है ना। 50 mm का आपका पाइप है ना। हाउ मेनी सेगमेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm J पाइप। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज अपने को नहीं होना है ना। आपने वहाँ पे जब ये पाइप वेल्डिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने घड़ी देखी होगी, क्या देखी होगी अपना, घड़ी समझते सब लोग अपना। पहले अपने घर में घड़ी होती थी है ना, घड़ी अपन पहनते थे, तो घड़ी सभी ने देखी होगी अपना है। उसमें 12 बजते हैं, 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं और फिर वापस 12 बज जाते हैं, है ना। तो वही अपन डिवाइड करते हैं। एक पाइप को अपन ने एक वहाँ पे प्लस बनाया और 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। कितने सेगमेंट हो गए अपने 4 सेगमेंट, है ना। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 8 सेगमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भी इसका आंसर क्या आएगा अपना 4 सेगमेंट। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 29। वाल्व की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वाल थिकनेस 6 mm। पहला है सिंगल वी, है ना, दूसरा है सिंगल बेवल, तीसरा है स्क्वायर एज रूट गैप के साथ और चौथा है स्क्वायर एज बिना रूट गैप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा एकल वी, है ना। पाइप वेल्डिंग में जो मोटे मोटे पाइप जब अपन जोड़ते हैं उसके एज की तैयारी अपन काय में करते हैं, सिंगल वी में करते हैं। ये हमेशा याद रखना, है ना। आपने यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पाइप वेल्डिंग वाले, या जो SW समर्स आर्क वेल्डिंग है वहाँ भी अपने उसकी वीडियो देखे होंगे। तो जो मोटे मोटे पाइप हैं जो वेल्ड होते हैं उनको आप देखना, है ना, उनकी एज की तैयारी देखना आप, उनके किनारों की तैयारी कैसे की जाती है, सिंगल वी में। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था अपना, है ना, कि 3.15 mm का लिए कितने नंबर के अपन नोजल का प्रयोग, है ना, इस टाइप का प्रश्न अपना आया था। तो अपन नोजल का चयन किसके आधार पे करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं अपन ऑप्शन इसके, ग्रूव का कोण, वेल्ड की स्थिति, पाइप का व्यास, व्यास मतलब टोटली पाइप कितना आपका राउंड शेप में है वो अपना व्यास हो गया, ठीक है, गोल शेप में है, और ये है पाइप की दीवार की मोटाई, है ना। मैंने बोला था ना कि पाइप की प्लेट की मोटाई, तो यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, पाइप की दीवार की मोटाई। समझ में आ गया, सही आंसर क्या, पाइप की दीवार की मोटाई। इसके आधार पर ही अपन क्या करते हैं, नोजल का चयन करते हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ पे आ गया होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारा, एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या है ना। तो ASME के चक्कर में आप कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME फॉर ए पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस प्रकार के शब्द बीच में डाल देता है, ठीक है, तो इससे बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं ये ASME के अनुसार क्या है। तो इसके किसी के अनुसार कुछ नहीं है। आपने वेल्डिंग पोजीशन पढ़ी है, पाइप वेल्डिंग पोजीशन आपने पढ़ी होगी, है ना। तो पाइप वेल्डिंग में क्या होता है 1G 2G 5G 6G। प्लेट वेल्डिंग में क्या होता है 1G 2G 3G 4G, है ना। तो पहले प्लेट वेल्डिंग का बताता हूँ आपको। 1G का मतलब होता है समतल, 2G का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 3G का मतलब होता है वर्टिकल और 4G का मतलब होता है ओवरहेड। जो वेल्डिंग स्थितियाँ हैं उसी को उन्होंने डिवाइड किया है। अब पाइप वेल्डिंग में क्या होता है 3G 4G नहीं होता है, इसमें क्या होता है 1G 2G 5G और 6G। क्या होता है 1G 2G 5G और 6G। 1G में क्या होता है कि पाइप नीचे रखा होता है, पाइप घूमता है, वेल्डर एक जगह पे खड़ा होता है और वेल्डिंग करता है, समझ गए। अब 2G में क्या होता है, 2G में अपना एक क्षैतिज रेखा में, है ना, सीधी रेखा में लंबवत सीधा एक पाइप को हम खड़ा कर देते हैं, पाइप को हम सीधा खड़ा कर देते हैं। अब वेल्डर उसके चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करता है ना। अब 5G में क्या होता है, इसमें पाइप ऊपर रखा होता है, ठीक है, और वेल्डर इसके चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करता है। 6G में क्या होता है, यहाँ पे पाइप, है ना, 45 डिग्री में होता है अपना, और इसके भी वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करता है। तो क्षैतिज रेखा में लंबवत रूप से रखे गए, ठीक है। तो क्या आएगा इस पे अपना 2G, क्या आएगा 2G। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक बार जो है फिर से अपनी बुक खोलना, वहाँ पे 1G 2G 5G 6G पढ़ लेना, आपको समझ पे आ जाएगा। नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने इसके
अच्छी अच्छी क्लासेस और वीडियो डाल कर रखा है, उनको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी आपको यूट्यूब से, बुक से, दोस्तों से, जहाँ से भी आपको कोई चीज़ समझ पे आती है, अच्छा लगता है, वहाँ से आप देखें और समझें। समय बहुत कम है, परीक्षाएं हमारे नज़दीक आ रही हैं। कब से है अपना? 22 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में। अब हमें कौन सी डेट मिलेगी ये तो हमको भी नहीं पता। ठीक है, हो सकता है 30 की डेट मिल जाए, 24 की मिल जाए, शुरुआत में एग्ज़ाम हो जाए, समय नहीं है। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई में आप लोग लग जाइए, जुट जाइए और बिल्कुल तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किया जाना चाहिए? अब ये पूछ रहा है टी पाइप, है ना, पाइप डेवलपमेंट, है ना, ये पाइप डेवलपमेंट अलग है ना। तो आज दिया पाइप डेवलपमेंट आप पढ़िए तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है अपना, तो आपको एक बार जो है दोबारा बुक को खोल के और अच्छी तरीके से समझ के इस चैप्टर को पढ़ना है, तब आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे पूछ लिया 4 इक्वल डिवीजन। ठीक है, तो पाइप डेवलपमेंट ये अलग चीज़ है अपना, समझ गया ना। और जो पिछला प्रश्न था अपना सेगमेंट, वो अलग चीज़ है। तो सेगमेंट अलग है, ये अलग है। तो आपको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ पे आएगा। तो यहाँ पे गलती बेटा नहीं करना अपने को। ठीक है, तो पहला क्या है? 4 बराबर विभाजन है, दूसरा है 6 बराबर विभाजन, तीसरा है 9 बराबर विभाजन और चौथा है 12 बराबर विभाजन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? 12 बराबर विभाजन, है ना। ये क्या पूछ रहा है? पाइप डेवलपमेंट, है ना, टी जॉइंट का विकसित करते समय। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसके आंसर देना है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 33 की तरफ। एल्बो जॉइंट, है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ पाइप एक्सिस विद द बेस फॉर मार्किंग एन एल्बो जॉइंट, है ना। तो आप एल्बो जॉइंट के बारे में क्या जानते हैं? एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है? एल्बो मतलब एल, एल बन गया अपना, है ना, जिससे अपना ट्राई स्क्वायर होता है एल। तो ट्राई स्क्वायर का अपन, है ना, मुद्दा क्या होता है? ट्राई स्क्वायर अपन क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो हम 90 डिग्री का मुद्दा हासिल करने के लिए क्या करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो सीधा वो भी एल 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 रूप में होता है। कैसा होता है? एल एल होता है ना अपना। तो क्या होता है उससे अपन 90 डिग्री का मुद्दा अपन हासिल करते हैं, 90 डिग्री का कोण हासिल करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो एल्बो जॉइंट के आधार पर भी यदि अपन उसका कोण निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 90 डिग्री ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 90 डिग्री। तो अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन 2 है 45 डिग्री, ऑप्शन 3 है 75 डिग्री और ऑप्शन 4 है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? 90 डिग्री। ठीक है, ये दुनिया भर के उदाहरणों में क्यों बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप जॉइंट कौन सा है? अब क्या है, यहाँ पे पाइप डेवलपमेंट दिया है ना, वही अपने पढ़े थे ना, डेवलपमेंट, है ना। हम किसी पाइप में कटिंग वगैरह करना हो तो वहाँ पे नहीं है, पेपर को कट करके और फिर वहाँ पे चिपका के फिर कटिंग करते हैं और अपने पाइप जॉइंट बनाते हैं। उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? पाइप डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए पाइप डेवलपमेंट, अभी कौन सा डेवलपमेंट है ना। तो बॉक्स में देखना आपको 3-4 डेवलपमेंट दिए हैं। तो सभी के यहाँ पे इस तरीके से उसने यहाँ पे ये ड्राइंग बनाया हुआ अपना। ठीक है, तो अब ये ड्राइंग को ध्यान से देखिए कि ये कौन सा डेवलपमेंट के लिए पाइप जॉइंट है। ठीक है, अपना अपने बुक्स में बिल्कुल आप देखना, ध्यान से अपना स्टडी करना है और समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है वाई जॉइंट, दूसरा है 90 डिग्री टी जॉइंट, तीसरा है 60 डिग्री ब्रॉन्ज जॉइंट और चौथा है 50 डिग्री ब्रॉन्ज जॉइंट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना? 90 डिग्री टी जॉइंट। ठीक है, ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये क्या है? 90 डिग्री टी जॉइंट का है। ठीक, सभी ने ध्यान से देख लिया। अब जो दूसरे डेवलपमेंट है बुक्स में उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, आपको कोई सा भी आ सकता है ना। मैंने पहले बताया था कि निमी क्या कर रही है, एक आइडिया दे रही है आपको कि हम इस प्रकार के पेपर ले रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लें। ये नहीं कि ये वाला आएगा और आपका नसीब अच्छा रहा तो ये भी आ सकता है ना। चलो अभी हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है ना। तो आर्क वेल्डिंग में हमें एक चार्ट प्रोवाइड होता है कि हमने 3.15 mm के साथ कितना करंट सेट करना है, 4 mm में कितना करंट सेट करना है, 6 mm में कितना करंट सेट करना है। आप उस चार्ट की स्टडी करें, याद कर लें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 40 से 50 एम्पियर।
दूसरा है 50 से 60 एम्पियर, तीसरा है 70 से 80 एम्पियर और चौथा है 100 से 110 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? 100 से 110 एम्पियर। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड? एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है ना? एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? पहला है रेड एंड, दूसरा है डेड एंड, तीसरा है स्टब एंड और चौथा है वेस्ट एंड। इसका सही आंसर क्या है? स्टब एंड। स्टब एंड क्या होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा छोड़ देते हैं ना, बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? स्टब एंड। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर होती है ना? हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारा होल्डर ना जले, हमारा वेल्डिंग होल्डर ना जले, इसलिए हम क्या छोड़ते हैं? स्टब एंड। तो वही चीज़ पूछ रहा है ये, एक खारिज मतलब एक जले हुए इलेक्ट्रोड का बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टब एंड। याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 37 की तरफ। EB5426HZX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड में, नहीं है जब स्टब एंड जो अपन बोलते हैं ना, स्टब एंड के वहीं पे देखना आप लिखा होता है ना, E6013 ऐसा लिखा होगा आपको वहाँ कोड है ना। वहाँ पे पहले के 2 अंक क्या दर्शा रहे हैं अपने को? उसकी स्ट्रेंथ दर्शा रहे हैं। अब ये पूछ रहा तीसरा अंक क्या दर्शाता है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे क्या दर्शाता है। पहला है करंट का प्रकार, दूसरा है कवर करने का प्रकार, तीसरा है तन्य शक्ति का प्रकार और चौथा है वेल्डिंग स्थिति का प्रकार। सोचिए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। क्या आएगा? वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। ठीक है, देख लिए तीसरा अंक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38। देखो सेम क्वेश्चन, AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? ठीक है, व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग? अब चौथा अंक देखिए, पहला है वेल्डिंग करंट, दूसरा है तन्यता ताकत, तीसरा है वेल्डिंग की स्थिति और चौथा है फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। इसका भी आंसर क्या है अपना? फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। चौथा क्या दर्शा रहा है? फ्लक्स की कोटिंग का प्रकार। और तीसरे का दर्शा रहा है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ, है ना। तो अब 39 से अपने क्या चालू होता है? यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। क्या चालू होता है अपना? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे अपना खत्म होता है। तो अब हम क्या चलेंगे यहाँ पे? अभी हम थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, है ना। थ्योरी में मैं थोड़ा समझा सकता था, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्या है कि जैसे कि मैं वेल्डिंग थ्योरी का टीचर हूँ, है ना, तो मैं आपको जो इन विषयों के बारे में ज़्यादा जो मुझे पता बताऊंगा और जो मुझे नहीं पता मैं फटाफट हम इसके आंसर बता के अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? ऊष्मा की SI इकाई क्या है? तो आपको इसके लिए जो इसकी पद्धतियाँ हैं उसमें ना अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग कंट्री ने अपनी अलग अलग पद्धति बनाई हैं, तो आप उन सभी पद्धतियों को पढ़े, है ना, तो आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये? SI की इकाई क्या है? ठीक है अपना, तो अभी अपन SI की इकाई अपना क्या है? कैलोरी है, जूल है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। उसका आंसर क्या है अपना यहाँ पे? जूल। ठीक है, अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में अपना क्या दिया? 1। इसका सही आंसर अपना क्या है? 1 है अपना। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 41। पानी का क्वथनांक क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना? 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 42। धारा की इकाई क्या है? विच इज द यूनिट ऑफ करंट? पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा ओम और चौथा अपना क्या है? वाट। तो धारा की इकाई क्या है अपना? यहाँ पे आएगा एम्पियर। क्या आएगा अपना? एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है? विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 वोल्टेज, 2 धारा, 3 प्रतिरोध और चौथा है शक्ति। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? धारा, विद्युत धारा। क्या है ये?
विद्युत धारा है सही आंसर, है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। ठीक है, तो आपको मैथ्स आती होगी, आपने सॉल्व किया होगा, आप उसको सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। पहला है 15 mm, दूसरा है 20 mm, तीसरा है 25 mm। तो उसका सही आंसर क्या है अपना यहाँ पे 25 mm। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो अपनी ड्राइंग की बुक में जितने भी प्रिज्म हैं आप सभी के चित्रों को देख लें, कोई भी प्रिज्म आपको पूछा जा सकता है। तो अब ये कौन सा प्रिज्म है अपन देखते हैं। पहला है स्क्वायर प्रिज्म, दूसरा है पंचकोणीय प्रिज्म, तीसरा है त्रिकोणीय प्रिज्म और चौथा है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये इसका आंसर क्या है अपना, ये है अपना हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, उपकरण का नाम पहचानें। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये टूल सभी ने देखा होगा, अपने अपनी वर्कशॉप में यूज़ किया होगा जब आप जॉब बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, इसको आप पहचान लें। मैंने पहचान लिया है, आप भी पहचानें। पहला है ट्राई स्क्वायर, दूसरा है सरफेस गेज, तीसरा स्टील रूल और चौथा है फिलर गेज। तो सही आंसर क्या है अपना इसका ट्राई स्क्वायर। क्या है ये अपना ये ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचानें। 47 है ना, तो अभी उपकरण को पहचान ले भाई, जिसका भी आप अपने वर्कशॉप में प्रयोग करते होंगे। पहला है बॉल पेन हैमर, दूसरा है क्रॉस पेन हैमर, तीसरा है स्ट्रेट पेन हैमर और चौथा है स्लैश हैमर। तो कौन सा अपना है ये बॉल पेन हैमर। आप इसके भागों का नाम भी याद कर लेना, जैसे पिन, चेक, वेज, है ना, स्ट्राइक फेस, हैंडल। आपको यहाँ से एक्स भाग का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। उपकरण का नाम पहचानें। ये क्या है, ये सभी लोग अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं, वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका नाम है हक बिल शेयर, उड्डयन कतरनी, है ना, काटने वाला सरोता, डबल काटने की कतरनी। तो ये क्या है अपना काटने वाला सरोता, कटिंग प्लेयर। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। उपकरण का नाम पहचानें। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। क्या है भाई ये है मैलेट, है ना। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। बॉल पिन हैमर, लकड़ी का हथौड़ा, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। इसका सही आंसर क्या है अपना मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। अभी चलते हैं उपकरण का नाम पहचानें। पहचानो भाई, ये पाना आपने देख लिया है ना, ओपन एंड स्पैनर, है ना, गोल पाना, संयोजक स्पैनर, समायोज औजार। तो ये अपना क्या है, ये ओपन एंड स्पैनर, जिसको अपन डी स्पैनर भी बोलते हैं, DE स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या है अपना ओपन एंड स्पैनर। आगे चलते हैं। कौन सा एक संयोजन नहीं है, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, है ना। एंड नहीं है, और नहीं है, बट नहीं है, ऑन नहीं है। तो आपको जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी के सर हैं उन्होंने इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, है ना, समझाया होगा। तो आप इसका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, एंड और बट ऑन, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है ऑन। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, है ना। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो क्या है आत्मविश्वास पैदा करना, बिल्ड कॉन्फिडेंस, सुनने का कौशल विकसित करना, डेवलप्स लिसनिंग स्किल, फिर क्या है रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और चौथा है बोरियत पैदा करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या है अपना बोरियत पैदा करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 अपना हो गया। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। अब क्या पूछ रहा है, विच वन इज नॉट ए वोवेल, कौन सा स्वर नहीं है। तो आपने है ना स्वर व्यंजन पढ़ा होगा, जैसे A-E-I-O-U, है ना, स्वर A-E-I-O-U। तो यहाँ पर ये अलग से दे रहा है क्या F। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका आंसर क्या है F। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो एक कार्यालय का शिष्टाचार क्या है। पहला है एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, दूसरा है काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, तीसरा है एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होनी चाहिए और चौथा है व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। क्या खतरनाक ऑप्शन दिया है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा इसका, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, है ना, कि अपने जो ऑफिस की ड्रेस है ऑफिशियली ड्रेस है अपने को अपनी ड्रेस पहन के जाना चाहिए। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स लोग जो है अपनी ITI में अपनी ड्रेस पहन के जाते हैं, है ना।
ये शिष्टाचार है, क्या है ये, है ना, अनुशासन है, शिष्टाचार है, ठीक है। तो एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। प्रश्न नंबर 55, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। पहला है होमोफोन, दूसरा है होमोग्राफ, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है शब्दांश। तो इसका आंसर क्या है अपना, होमोफोन। क्या आएगा अपना, होमोफोन, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56, खालिस्तान मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। खालिस्तान कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, है ना। क्या कर सकता है आपको अंग्रेजी सीखने में मदद, है ना। कुछ भी काम करना है तो क्या आपकी मदद करता है, डेडिकेशन, है ना, निष्ठा के साथ आप काम करते हैं, डर के काम करते हैं, क्रोध गुस्से से काम करते हैं, या हमको शर्म आती है, ठीक है। तो हमको ना शर्म आनी चाहिए, ना गुस्सा आना चाहिए, ना डर लगना चाहिए, हमें निष्ठा के साथ डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, है ना, ठीक है। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। तो पहला है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है कॉमा, तीसरा फुल स्टॉप और चौथा है अपना क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसका अपना यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये पहला भी वाला ही है अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ, ठीक। तो 58 हमारा क्या बोल रहा है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। एक वाक्य की शुरुआत में किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। व्यक्तियों के नाम में किया जाता है, नेम ऑफ पर्सन्स। स्थानों के नाम में किया जाता है, नेम ऑफ प्लेस, या ऑल द अबोव, सबसे ऊपर। उसका ये सही आंसर क्या है अपना, सबसे ऊपर। क्या आएगा अपना, सबसे ऊपर। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। पहला है ईट, खा लो, दूसरा है रिपेयर, मरम्मत कर दो, तीसरा हॉट, गरम और चौथा है शोरबा। तो इसका आंसर क्या है, गरम, हॉट, ठीक है। ये अपना वर्णात्मक शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 60, जब कोई थैंक यू, धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और खालिस्तान कहना चाहिए। व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, है ना। तो ये सभी के साथ होता है। हमने एक जब भी, है ना, एक अपने जीवन में एक आदत बना लो कि जब कोई भी आपकी मदद करता है ना, कोई भी आपकी हेल्प करता है, आपके लिए अच्छा करता है, आपको खुशी मिलती है, तो हमें ज़रूर उसे थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। तो आप भी लोगों की मदद करते होंगे तो लोग आपको क्या बोलते होंगे, थैंक यू, है। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन भी थैंक यू बोल देते हैं। कई लोग को देखा मैंने, किसी ने थैंक यू बोला तो यार अपन अंग्रेज़ तो है नहीं, अपने को इंग्लिश आती है नहीं, तो अपन भी थैंक यू बोल देते हैं, जो कि गलत है। हमें थैंक यू नहीं बोलना है, ठीक है। हमें क्या बोलना है, अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन 1 है थैंक यू का जवाब थैंक यू से देंगे, यू आर वेलकम, बाय बाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम, सर आपका स्वागत है। क्या बोलना है, यदि आपको आपको बोलता है थैंक यू सर, तो यू आर वेलकम सर, समझ गए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे अपना, इसका आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, ठीक। प्रश्न नंबर 61, विषम शब्द चुने। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर अपने को ये, कि आप यहाँ पे विषम शब्द चुने। तो आप चुनिए भाई, आप यहाँ पे विषम शब्द क्या है, ठीक है। प्लीज है, सॉरी है, पेपर है और थैंक्स है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, है ना, ये अलग से है, ये पेपर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है ना, विषम शब्द है। क्या है अपना, ये विषम शब्द है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान के साथ कार्य करता हूँ। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ, ठीक है। एक वेल्डर आप किसके साथ काम करेगा यार, वो नेल पॉलिश के साथ काम करेगा, रोबोट के साथ काम करेगा, वेल्डिंग उपकरण के साथ काम करेगा, लैपटॉप के साथ काम करेगा। कितना यार मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही मुझे तो, है ना। वेल्डर क्या करेगा, है ना। अब यदि आपने इसका भी आंसर सही नहीं दिया तो क्या दोगे यार, ठीक है। नेल पॉलिश, रोबोट, है ना। तो आंसर इसका क्या आएगा अपना, वेल्डिंग उपकरण। वेल्डर के साथ काम करेगा, वेल्डिंग उपकरण के साथ, है ना। आप लोगों को पास कराने के लिए सरकार क्या क्या नहीं कर रही है बताओ, है ना। और फिर भी आप पास नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा रे भाइयों। तो आप इनको नॉर्मली देख लो तो भी आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न। अब देखो, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी,
आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है ना। तो अब आशापूर्ण मौसम कैसा होता है, आशापूर्ण होता है, गर्म होता है, नीला होता है, बहुत जरूरी होता है ना। ये भी देखो बिल्कुल मक्खन है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या आएगा, गर्म। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 64, शब्द वैन जब खालिस्तान को दर्शाता है, द वर्ड वैन डेनोट्स खालिस्तान। पहला है स्थान, दूसरा है ना चीज, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है समय। ठीक है, अब शब्द है ना, अब क्या दर्शाता है यहाँ पे अपने को, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अपना समय, टाइम। क्या आएगा अपना, समय आएगा, है ना। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में मजा आता है। अरे यार, बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर में, तो कुत्ते के साथ क्या करने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है ना, लिखने में मजा आता है, करने में मजा आता है, धुलाने में मजा आता है ना। नॉर्मली यार हर एक व्यक्ति कुत्ते के साथ खेलता है, आजा डॉगी, बॉल लेके आजा, इधर भगाना उधर भगाना, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका अपना, खेलने। क्या आएगा अपना, क्या मजा आता है, खेलने में मजा आता है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वास, है ना, ठीक है, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना इसका आंसर अपना क्या आएगा अपना, पहला है बिलीफ, विश्वास, दूसरा है आत्म जागरूकता, तीसरा है मिथ और चौथा अपना क्या है, धमकी। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, आत्म जागरूकता। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटिन्यूट योर आइडेंटिटी। तो पहला है अभिमत, दूसरा है मूल्यों, तीसरा है पसंद और चौथा है अपना परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है अपना, तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं। पहला है व्यक्तिगत ताकत, दूसरा है व्यक्तिगत कमजोरियां, तीसरा है मौके और चौथा है अपना धमकी अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसका आंसर क्या आएगा अपना, व्यक्तिगत ताकत। जो आपकी व्यक्तिगत ताकत है वो आपको पास है ना करियर में अच्छी तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 69, खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत ताकत, दूसरा है व्यक्तिगत कमजोरियां, तीसरा है मौके और चौथा है धमकी अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है और आप इनके आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक गुण क्या बोल रहा है ये, है ना, तो क्या आएगा अपना, फिर से अपन पढ़ते हैं इसके ऑप्शन, व्यक्तिगत ताकत, व्यक्तिगत कमजोरियां, मौके और धमकी। तो क्या आएगा इसका अपना, व्यक्तिगत कमजोरियां। ठीक, अभी हम चलते हैं आगे। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, है ना, क्या लिखा, ऑफ पर्सनल वीकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है आलसी होना, तीसरा मेहनती और चौथा सक्रिय, है ना। व्यक्तिगत कमजोरी यहाँ पे अपनी क्या है, समझ पे आ रहा है अपने को, क्या है, आलसी होना। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। गोल्स आर ऑफ टू टाइप, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से वाले होते हैं भाई, अभी अच्छे और बुरे होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक होते हैं, अमीर और गरीब होते हैं, निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है अपना, तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, है ना, फीलिंग ऑफ जॉय, आनंद की अनुभूति, आश्चर्य की अनुभूति, आनंद की अनुभूति या निराशा की भावना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, तनाव, है ना, स्ट्रेस क्या है अपना, ये निराशा की भावना। जब व्यक्ति में निराशा आने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन कि भाई इसको क्या हो गया अपना, स्ट्रेस हो गया है ना, तनाव हो गया है। ठीक है, उसको नींद नहीं आती, वो परेशान रहने लगता है ना। ठीक है, तो निराशा की भावना, उसको सब चीज़ बेकार लगती है, पढ़ना बेकार लगता है, नौकरी करना बेकार लगता है, दोस्तों से बात करना बेकार लगता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस।
है ना। अच्छा तनाव कौन सा है? यह आपको अपने लक्ष्यों को पीछे करने से रोकता है, या आपको खुद पर शक करता है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है। तो इसका आंसर अपने क्या आएगा? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 74 की तरफ। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समय पर बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना, ठीक है, या फिर क्या है, बागवानी करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अपना? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ठीक, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस क्या है? क्या, ठीक है, माइंडफुलनेस क्या है? यह किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देने की तकनीक है। यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो अब अपने को देखना है कि माइंडफुलनेस अपना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना क्या है? यह एक पल में पूरी तरह उपस्थित होने की क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भी अपना, ये प्रश्न यहाँ पे अपने समाप्त होते हैं या पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो मैं बच्चों से यही उम्मीद करूँगा कि स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग अपने लिए थोड़ी मेहनत कर लें, इन सभी पेपरों को देखें। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ये पेपर जो है मेरे चैनल में देखें। आप निमी की साइट में जाएं, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लें, इनको बार बार पढ़ें, इनका अभ्यास करें। अभी अपने पास समय है। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे अच्छे चैनलों से अच्छे अच्छे वीडियो देखें, है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि यार कॉन्फिडेंस है, डेंट है अपना, है ना, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अब हम यह पेपर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम अब अगले पेपर में। जय हिंद।